हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉमर्स का पेपर एनालिसिस जो कि 25 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। इसमें कॉमर्स के पेपर 2 के इससे पहले पेपर 1 की हमने पूरे 40 क्वेश्चंस आरसी और डीआई को छोड़कर वो हमने पार्ट 1 इसका बना दिया है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। ये कॉमर्स का एनालिसिस है जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं अभी आपके लिए, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में अभी आएंगे, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसको हमने पूरे में एक में इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए 25 क्वेश्चंस करके हम आपके लिए 4 पार्ट ले आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हेन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इन द होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट इज मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड या डिफरेंस रिप्रेजेंट्स। ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस था। इसमें पूछ रहा है कि इन्वेस्ट इन सब्सिडरी कंपनी जब ज़्यादा होता है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स से, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं गुडविल, क्योंकि ये एक सब्सिडरी कंपनी पेमेंट करती है जो एक्सचेंज में, तो वो एक्सचेंज में पेमेंट तभी करती है जब इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ज़्यादा होता है मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो आइए, गुडविल का जो डिफरेंस होता है वो, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ये लेस देन होता है तो वो आपका कैपिटल रिजर्व कहलाता है। तो आपको दोनों केस पता होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन था, ये मैचिंग था। इसमें इंश्योरेंस एक्ट का आपको बताना है ईयर, तो इंश्योरेंस एक्ट आपको पता है 1938 से मैच हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 और मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन से आंसर पता लगा लोगे, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। और मैराइन इंश्योरेंस एक्ट आपका 1963। तो ये इस तरीके से आपके चारों ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। तो ये ईयर वाला क्वेश्चन था, आपको ये याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ईयर है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इंडिकेट द करेक्ट कोड। तो आपको देखो, फर्स्ट वाला जो है, नो कंपनी हैज़ टू फाइल यानी प्रेस्क्राइब डिक्लेरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन आप कंपनी एक्ट में पढ़ोगे तो कुछ कंपनी के लिए डिक्लेरेशन फाइल करना प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन एनटीए वालों ने इसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी है। ए आंसर उन्होंने ठीक माना है, मतलब ए ऑप्शन को वो कह रहे हैं कि ये ट्रू है, बाकी तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। वैसे बी सी डी फॉल्स हैं आपके, तो राइट आंसर आपका डी है। लेकिन यहाँ पर बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को चैलेंज भी किया है, क्योंकि बी सी एंड डी तो आपके गलत हैं। ए कंपनी कैन रेक्टिफाई द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द प्रमोटर्स विद थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर इट्स फॉर्मेशन, ये गलत है। बिफोर इट्स फॉर्मेशन वो ऐसा नहीं कर सकती है। द डेट मैंशनड इन द सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज टेकन एज द डेट ऑफ बर्थ, नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट से नहीं होता है। सर्टिफिकेट जब उसका पूरा इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, जब हम डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी हैज़ टू फाइल अ सेटलमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर्ड, नहीं, ऐसा उसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बी सी डी तो रॉन्ग है ही, लेकिन ए भी रॉन्ग है, क्योंकि कुछ कंपनी को फाइल करना होता है। तो जो आंसर दिया अभी मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, बी सी एंड डी ओनली, थर्ड ऑप्शन इज राइट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर विद रिगार्ड टू अ यंग पर्सन। दिव्या, एक लड़की है दिव्या, आपको ये कुछ स्टेप दिए हैं, वो किस स्टेप में अपना परचेज प्रोसेस को यहाँ पर बनाएगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं, बिलोंग्स टू, ये उसके बारे में दिया है कि वो एग्जीक्यूटिव ग्रुप से बिलोंग करती है एंड ऑल हर कलीग्स हैव देयर ओन व्हीकल्स। उसके बाद वो देखती है कि फील्स डैट फ्यूल एफिशिएंसी शुड बी द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर वाइल मेकिंग अ चॉइस। उसके बाद वो बहुत से यूज करती है मीडिया एंड अदर सोशल चैनल्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मॉडल्स। आफ्टर दैट लुक्स फॉर अ स्पेसिफिक कलर एंड शोरूम डिलीवरी एज द शी डज नॉट वांट टू वेट, and after that finally narrows down to a dark gray car of a specific period. So here the right option is second, C E D A B. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ये बात भी ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी होती है। प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पहला वाला जो स्टेटमेंट है, द ओनली पैरामीटर ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल सही बात है। यहाँ फॉर्मूला होता है रो -1 कॉलम -1, इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। द नल हाइपोथेसिस इन गिवन काई स्क्वायर टेस्ट इज रिजेक्टेड व्हेन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्सीड्स इट्स
क्रिटिकल वैल्यू, हाँ 2 तरह की वैल्यू होती हैं, एक जो आप कैलकुलेट करते हो और जो टेबल वैल्यू है। अगर वो एक्सीड कर रही है कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है। और सी ऑप्शन भी ठीक है, द रिजेक्शन रीजन इन द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लाइज ओनली इन द राइट ऑफ द सेम राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है आपका 3 ए बी सी ओनली, ये स्टेटमेंट ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं होता है, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। तो आप डी वाले ऑप्शन को तो वैसे ही हटा सकते हैं जिसमें डी है। और एट अल्फा इक्वल्स टू 0.05 एंड वी इक्वल्स टू 1 द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू जेड वैल्यू एट द सेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ऐसा नहीं हो सकता है। जेड टेस्ट की वैल्यू अलग होती है, काई स्क्वायर में अलग होती है। तो डी और ई ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये फाइनेंस में होती है एक, जैसे कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन लेते हैं तो ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी वही है। ये बेस्ड होती है ऑन द असर्शन ऑफ, इसमें एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है बिटवीन मैनेजर एंड इन्वेस्टर। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन दिया है यूज ऑफ इंटरव्यू एज अ ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। जब आप इंटरव्यू मेथड का यूज कर रहे हो एज अ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट तो उसके आपके लिए क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस कैन बी मॉडिफाइड, बिल्कुल। ईजी टू एनालाइज नहीं होगा। कैन एक्सप्लोर अनएंटिसिपेटेड इश्यूज डेट कम अप। लेस टाइम कंज्यूमिंग कभी इंटरव्यू नहीं होते हैं। तो ए एंड सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस केस में, क्योंकि बी और डी ऑप्शंस यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है। काउंटर वैलिंग ड्यूटीज आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ। ये आपको बताना है कि काउंटर वैलीज ड्यूटीज जो लगाई जाती हैं ऑन इम्पोर्ट्स टू ऑफसेट द इम्पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज के इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए काउंटर वैलिंग ड्यूटीज़ को लगाया जाता है। पीपल रिपीट बिहेवियर्स डेट ब्रिंग देम सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर एंड स्टॉप दोज डेट थिंग्स डेट डिससेटिस्फैक्शन और पेन इज नोन एज। पीपल ऐसी चीज़ों को करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनसे उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है, और उन चीज़ों को करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं जो उन्हें डिससेटिस्फैक्शन या पेन प्रोवाइड करती हैं। तो ये कौन सा लॉ है? ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, in case the purchasing company agrees to act as the agent of the vendor for collection of the book debt in the books of the purchasing company, the amount of debtor should be credited to, उसके लिए हम वेंडर सस्पेंस अकाउंट में जो भी अमाउंट ऑफ डेटर है उसके बैलेंस को क्रेडिट कर देते हैं वेंडर सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मॉन बिटनी यू टेस्ट। तो मॉन बिटनी यू टेस्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। इट इज़ नॉन पैरामेट्रिक, बिल्कुल ठीक बात है। इट रिक्वायर्ड दैट सैंपल आर इंटरडिपेंडेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट कैन बी यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इन्वॉल्व आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में नहीं बल्कि जो एब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ भी यूज होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इट इज़ यूज टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस डेट द टू पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व आर आइडेंटिकल, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज़ ऑलवेज अ टू टेल टेस्ट, नहीं ये वन टेल भी हो सकता है। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा ए बी एंड डी, 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ़ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 40,000 इट स्ट्रीम ऑफ अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। इसमें आपको बेसिकली ARR निकालना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसका सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यहाँ अभी पेन की व्यवस्था नहीं है इस वजह से। तो ये जो राइट आंसर है वो 16% है। इसका कैसे आया ये कमेंट में आप ज़रूर पूछें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। क्वेश्चन नंबर 14, सिक्वेंस द स्टेप्स फॉर कंप्यूटिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपको बताना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स में आप पढ़ते हो तो कैसे उसका करते हो। सबसे पहले आप फाइंड आउट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके बाद फाइंड आउट द रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू रिकवरी। उसके बाद आप करोगे फाइंड आउट विच वन इज हायर अमाउंट कंप्यूटेड इन सी और ए। आफ्टर दैट फाइंड आउट द लॉस बिकॉज ऑफ वेकेंसी एंड आफ्टर दैट डी माइनस वी इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो राइट आंसर आपका 1 बन जाएगा 14 क्वेश्चन का। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन देयर, यू हैव टू टेल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेलीगेशन इज एन इंटरपर्सनल ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन बिहेवियर एनालिसिस। Second one is delegation is an evolutionary and developmental process which needs encouragement and reinforcement। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, ये इंटरपर्सनल ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन बिहेवियर नहीं होता है, जबकि सेकंड वाला बिल्कुल ठीक है, डेलीगेशन इज एन evolutionary and developmental process which needs encouragement and reinforcement।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ फर्म इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज मेजर्ड बाय। इस क्वेश्चन का जो एनटीए ने आंसर दिया है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स, बट आई सॉ इन बुक there is given answer is present value of all expected future cash flows. So many students have challenged this question. Let's see what happens in NTA's revised answer key. So for now the answer is present value of all expected future profits. क्वेश्चन नंबर 17, ये मैचिंग है आपका, ये इनकम टैक्स में आपकी डिडक्शंस हैं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हेड है आपका, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, वहाँ ये आपको डिडक्शंस मिलती हैं, तो ये आपको मैच करना है। तो राइट आंसर इसका है आपका 2A, जो 35 2A है, ये पेमेंट मेड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35(1) पेमेंट मेड टू अ कंपनी टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35(1) this is given for payment made to certain institutions for research in social sciences, and last one is payment made to certain institutions for scientific research। तो ये आपको याद करना होगा, ये कुछ रिडक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स के ये आपको सीक्वेंस बताने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम अप्रूवल लेंगे, प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेबी, आफ्टर डैट पेमेंट ऑफ फी, एंड आफ्टर डैट एडिक्वेट स्टेप्स फॉर रेड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेज, मेंटेनेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, एंड लास्ट वन इज अवॉइड बाय द रेगुलेशंस अंडर द सेबी एक्ट। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ADBCE। ए क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन नॉट सक्सीड। क्वांटम मेरिट का एक आपका क्लेम होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपका कब सक्सीड नहीं हो सकता है, व्हेन एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लम्प सम इज पार्टली परफॉर्म्ड। तो जब कोई पार्टली परफॉर्म्ड आपका इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ आप क्वांटम मेरिट क्लेम को सक्सीड नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सट्रीम केस ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन इन एन ओलिगोपॉली इज। तो इसका भी एनटीए में काफ़ी चैलेंज हुआ है इस क्वेश्चन को। आंसर गिवन इज इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, बट यू चेक ऑन गूगल, देयर इज क्लियरली लाइन द एक्सट्रीम केस ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन इन एन ओलिगोपॉली इज फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। क्योंकि ओलिगोपॉली में आपको पता है कुछ फर्म्स आपस में मिलकर कार्टेल्स बना लेती हैं, जिससे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होना पड़ता है। तो ये एक नॉन प्राइस कंपटीशन का फॉर्म है। तो आंसर गिवन इज इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, बट द करेक्ट आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। इन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स टू AK की पावर A L की पावर B इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल व्हेन A प्लस B इज मोर देन 1। अगर A प्लस बी मोर देन 1 है तो इस हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। अगर ये A प्लस बी लेस देन 1 है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, और A प्लस बी इक्वल्स टू 1 है तो ये कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। तो ये तीनों केस आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, कैरेक्टरिस्टिक्स कंस्टिट्यूटिंग द कोर ऑफ कंज्यूमर रैशनैलिटी इंक्लूड्स। तो कंज्यूमर रैशनैलिटी स्कोर्स क्या क्या करती हैं, नॉन सेटाइटेशन, सेल्फिश मोटिव होता है, क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंस होता है, पोसेसन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन कभी भी किसी भी कंज्यूमर की होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस नहीं हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशंस आर हेट्रोजीनियस नॉट द हेमोजीनियस। तो BCD इज राइट आंसर, फोर्थ वन इज गिवन ऑप्शन। फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस टोटल रेवेन्यू डिक्लाइंस इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस डिक्लाइन हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्लाइन होगा इफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। तो वी कैन segment the market on customer based segmentation, competition based segmentation, product related segmentation, but a marketer cannot segment on the basis of technology oriented segmentation। तो right answer is 2। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स इंडिकेट द करेक्ट कोड। आपको फॉल्स स्टेटमेंट बनाने हैं, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था ये। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो हेयर फॉल्स आर A एंड B। रिटाइनल पैटर्न वेरिफिकेशन ऐसा नहीं होता है, विजुअल रिकॉग्निशन ये भी नहीं होता है, लेकिन नो रिस्क ऑफ बैड पेमेंट ये ट्रू है। मेथड ऑफ एक्सपेक्टिंग पेमेंट्स विद नो कैश फ्लोट टू मैनेज एंड नो रिस्क ऑफ थ्रेट, तो ये यहाँ नहीं होता है C और D, जबकि A और B ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट हैं आपके A एंड B। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।